खबरों के साथ। बिहार के ग्राउंड जमुई की पिच पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आरोपों के कवर ड्राइव लगाए और परिवारवाद पर छक्के जड़े। इसी तरह वायनाड के मैदान पर स्मृति ईरानी ने बल्लेबाजी की, जबकि कांग्रेस टीम में ऐसा क्या हो गया कि मैच से पहले उनके प्लेयर पाला बदल रहे हैं, आगे बताएंगे विक्रांत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अर्पिता, प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे आपने बताया बिहार में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो की, मगर विशाखापट्टनम में कल रात जो बल्लेबाजी हुई वो तो भाई देखने लायक थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने धागे खोल दिए। उस बल्लेबाजी को देखकर असली मायनों में ये लगता है कि धागा खोलना होता क्या है। बिल्कुल, और राजनीति की पिच पर हुई बैटिंग और केकेआर की तूफान की बात हम करेंगे, लेकिन विक्रांत आपको तो पता ही है क्रिकेट और सियासत के महारथियों पर हम चर्चा करें उससे पहले हम क्या करते हैं? टॉस टाइम। टॉस टाइम। तो टॉस टाइम हमेशा की तरह, और टॉस टाइम में आज भी आपको मैं न्योता देता हूं कि आप हेड या कॉल कर सकती हैं। हेड। हेड्स इज द कॉल। और यार कमाल कर दिया आपने, वाकई में ये सिक्का जो है हेड्स ही दिखा रहा है। लेकिन विक्रांत एक बात तो मानिए, ये भी रिकॉर्ड है, आप इतनी बार हारे हैं, हारने का रिकॉर्ड बना दिया आपने। हर बार टॉस हारते हैं आप। नहीं, वो कहते हैं ना कि आप यू लूज अ बैटल विन द वॉर। लड़ाई हार जाओ, जंग जीतनी है। तो टॉस जीतने से या हारने से क्या है, मैच जीतना है ना। पर मैं ये जानता हूं कि इस वक्त आईपीएल से ज्यादा बड़ा जो है वो बाजार गर्म है खबरों का आपके सियासत से। तो हमेशा की तरह पहली गेंद आप ही फेस कीजिए। तो फिलहाल अगर आपने मेरी तरफ ही ये बॉल उछाल दी है तो मैं ही बैटिंग की शुरुआत करती हूँ विक्रांत। लोकसभा चुनाव के इस खेल में आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में खेले। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई में रैली की और इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर खूब शॉट लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी के खिलाफ कवर ड्राइव भी खेली और परिवारवाद वाली फुल टॉस पर लॉन्ग ऑन पर छक्का भी जड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने भी विपक्षी महागठबंधन की गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। जमुई का मैदान और जबरदस्त घमासान। लोकसभा के चुनावी खेल में पीएम मोदी बिहार की पिच पर आज बैटिंग करने के लिए उतरे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, परिवारवाद पर हुक शॉट खेला, भ्रष्टाचार पर कवर ड्राइव लगाई और एक दौर में बिहार में रहे जंगल राज के मुद्दे पर लॉन्ग ऑन पर उठाकर छक्का मार दिया। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। पीएम मोदी ने लालू यादव का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके खिलाफ बयानों के सिक्सर लगाते रहे। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। 2019 के चुनावी खेल में जमुई की पिच पर बैटिंग करते हुए चिराग पासवान मैन ऑफ द मैच हुए थे। इस बार उनके बहनोई अरुण भारती मैदान में हैं। बिहार के मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार का भी साथ है, इसलिए हुंकार भरी जा रही है कि इस बार भी खेल एनडीए ही जीतेगा। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है, इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। जब मोदी की गारंटी अगर घर घर आज की तारीख में, तो देश में क्या दुनिया में लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं। तो ऐसे में 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो तो हम लोग पूरा करेंगे ही करेंगे, बट उसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नीतीश कुमार भरोसा दिलाते हैं कि बीजेपी के लिए अब वो कोई गुगली नहीं डालेंगे, मगर तेजस्वी यादव परिवारवाद के ही मुद्दे पर बीजेपी पर बाउंसर मार रहे हैं। परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे, जो कि उनके उम्मीदवार हैं।
एनडीए की टीम बिहार में खुलकर खेल रही है। खेल के परिणाम में समय है, मगर जीतन राम मांझी अभी सही अवार्ड लेने की बात करने लगे हैं। संतोष जीतेंगे तो एक एमपी रहेंगे, अब आप जीतिएगा तो वहाँ खदावर मंत्री बनिएगा, तो कुछ तो लोभ रहा। केंद्रीय मंत्री बनने की इच्छा है जीतन राम मांझी? इच्छा नहीं है, लोग की इच्छा है। टीम मोदी बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का दम भर रही है। महागठबंधन भी अपनी यॉर्कर डाल रहा है। देखना होगा कि बिहार का खेल एनडीए जीतता है या विपक्ष की गेंदबाजी के आगे आउट हो जाता है। जमुई से शशि भूषण सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और पिता, जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री ने आज बिहार में विपक्ष पर जोरदार स्ट्राइक की है, लेकिन कल रात को आपने देखा था कि कोलकाता के बल्लेबाजों ने सुपर स्ट्राइक रेट से दिल्ली को उड़ा दिया था। दिल्ली के सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी 10 से ऊपर थी। ये कोलकाता की आंधी नहीं, तूफान था। ये मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और शुरू से ही कोलकाता एकदम फ्रंट फुट पर था। सुनील नारायण, जिन्हें पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया, और फिल सॉल्ट स्कोरबोर्ड को सर पर दौड़ाते रहे। फील्डर्स को ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी अर्पिता, क्योंकि नरेन सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। 21 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से वो अपना हाफ सेंचुरी पूरी की। उसके बाद नरेन दिल्ली के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते रहे। 39 गेंदों पर उन्होंने 85 रनों की पारी खेली, 7 छक्के लगाए। T20 में ये उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। फिर थे अंकुश रघुवंशी, जो पहली बार आईपीएल में बल्लेबाजी कर रहे थे। इस युवा बल्लेबाज ने 27 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। अंकुश हैं तो गुड़गांव से, लेकिन क्रिकेट की तालीम उन्होंने मुंबई में रहकर ली। आईपीएल में, जैसे मैंने आपको बताया, ये उनकी पहली पारी थी। पहली पारी में उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। वैसे इस मैच की जब बात करेंगे तो ईशांत शर्मा के इस यॉर्कर का भी जिक्र आएगा। उन्होंने खतरनाक आंद्रे रसल को बोल्ड किया। बोल्ड होने के बाद भी रसल को इस गेंद की दाद देनी पड़ी थी। सही मानों में रसल चारों खाने चित हो गए। रिंकू सिंह ने फिर 8 गेंद पर 26 रन बनाए। नतीजा था कोलकाता 272 रन तक पहुंच गया। हालांकि सबको लग रहा था कि पिछले हफ्ते हैदराबाद ने जो 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था वो उसको तोड़ देंगे। ऐसा हुआ नहीं। ये आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। सबसे बड़े स्कोर इस साल मुंबई के खिलाफ आप जानते हैं कि हैदराबाद ने बनाया था। उन्होंने 277 रन बनाए थे, और इतने बड़े रन चेज के लिए कई खिलाड़ियों को स्पेशल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली दुबक गई। सिर्फ 17.5 ओवर में दिल्ली ने 162 रन बनाए। ऋषभ पंत ने आकर जरूर कुछ अच्छी बल्लेबाजी की। उनका ये दूसरा हाफ सेंचुरी थी। 25 गेंद पर उन्होंने 55 रन बनाए, 5 छक्के भी लगाए। और आप इंडियन टीम के लिहाज से देखें तो ऋषभ पंत का फॉर्म में आना भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि वर्ल्ड T20 में विकेटकीपर के तौर पर अभी भी ऋषभ पंत शायद पहली पसंद है। फिटनेस तो उनकी थोड़ी सी बेहतर होती ही जा रही है, और बल्लेबाजी भी अगर इस तरह से रही अर्पिता, तो बहुत मुमकिन है कि जून में होने वाले वर्ल्ड कप T20 में आपको ऋषभ पंत ही भारतीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर दिखे। ऋषभ पंत ने वेंकटेश अय्यर के 1 ओवर में 28 रन बनाए। ये देखिए जो उनका पिकअप नो लुक शॉट है। अब आंकड़ों के जरिए देखिए कि ऋषभ पंत ने क्या किया, क्योंकि भारत को एक विकेटकीपर की तलाश है वर्ल्ड T20 में, और इस आईपीएल में पंत 4 मैचों में 152 रन बना चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का है। शुरुआत के 2 मैचों में उनके अच्छे नहीं थे, ये आंकड़े और भी अच्छे होते, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछली 2 पारियों में हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रंग में नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल, अब रंग की बात कर रहे हैं तो चुनावी रंग भी विक्रांत चढ़ा हुआ है। और दिल्ली और कोलकाता के मैच की एक बड़ी खासियत ये भी थी कि कई बड़े खिलाड़ी ने पाला बदल रखा है। कभी दिल्ली की कप्तानी करने वाले गौतम गंभीर इस वक्त कोलकाता के मेंटोर हैं, तो वही कोलकाता के कप्तान रहे सौरभ गांगुली दिल्ली टीम के डायरेक्टर हैं। तो ये भी अपने आप में अलग ही है विक्रांत। बल्कि जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर दिल्ली के, वो अब कल कोलकाता के कप्तान के तौर पर। यही अदला बदली देखिए सियासत में भी दिख रही है। सियासत भी नेताओं की जमकर अदला बदली चल रही है, और सबसे ज्यादा झटके अगर किसी को लग रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है।
अब देखिए, कुछ ही दिन पहले अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव ने आज पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन भर दिया। पप्पू ने तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें पूर्णिया से टिकट जब नहीं मिला तो ये फैसला लेने के लिए वो मजबूर हुए। आरजेडी की बीना भारती इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रही। कुछ यही हाल महाराष्ट्र का भी रहा। मुंबई से टिकट न मिलने पर संजय निरुपम, जो कि लगातार बयान दे रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा। वहीं गौरव वल्लभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले कल ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब क्योंकि पार्टी का साथ छोड़ा है तो सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेताजी लोग, सुनिए जरा। मेरा संकल्प है कांग्रेस को नंबर 1 करना। कांग्रेस का विश्वास मेरे साथ है। सीमांचल कोसी को दुनिया में नंबर 1 करना मेरा संकल्प है। जातीय उन्माद और नफरत को मिटाना और भ्रष्टाचार को 4 दिन के बाद खत्म कर देना मेरा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? कमाल है। वैसे अर्पिता, बताऊं आपको भी कि कई बार टीम छोड़ना ना खिलाड़ियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको यहां खेलने को नहीं मिलता, दूसरी टीम जो है आपको वो खिला लेती है। आप देखिए ना, दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर कोलकाता के कप्तान बने और फिर कोलकाता को उन्होंने जिताया 2 बार। वहीं पर दिल्ली अब तक अपने आईपीएल के पहले खिताब के लिए तरस रही। बिल्कुल। और विक्रांत, आईपीएल में कुछ टीमें जो हैं उनके मुकाबले देखने में मजा आता है। वैसे कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें आपस में भिड़ते देखना भी क्रिकेट के मजे को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा सियासत में भी होता है। अब देखिए, पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से मात देने वाली स्मृति ईरानी वायनाड में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो गई। केरल के बीजेपी अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आज अपना पर्चा भरा। स्मृति ईरानी ने यहां से उनका साथ दिया, रोड शो किया, जबकि अब तक राहुल अमेठी में जब पहुंचते थे तब वहां ये स्मृति वर्सेस राहुल देखने को मिलता था, लेकिन अब ये वायनाड में भी देखने को मिल रहा है। अमेठी में अब तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में इस बार स्मृति ईरानी ने वायनाड की जमीन से राहुल गांधी पर हमलों के बाउंसर्स मारे। सुना है कि कल गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना। अगर इंडी अलायंस के कोई आप नेता पाए तो पहले उनसे ये पूछिए, तुम्हारी नीति क्या, पॉलिसी क्या, तुम्हारा नेता कौन, हु इज योर लीडर। तुम्हारी नियत हम सबको पता है। इंटेंशन इज टू लूट, वी ऑल नो। The question to India Alliance today is this: who is your prime ministerial candidate? Is it Rahul Gandhi? No, ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर राहुल गांधी नेता के तौर पर इंडिया अलायंस को स्वीकार नहीं, if Rahul Gandhi is not acceptable to India Alliance as prime ministerial candidate, then why should Wayanad accept him? कितनी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई। लेकिन आपको क्या लगता है अर्पिता, क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, इसका फैसला गांधी परिवार को ही करना है, क्योंकि यूपी कांग्रेस तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे चुका है। लेकिन इस कहानी में विक्रांत एक और ट्विस्ट है। अच्छा। अब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं और उनके निशाने पर अमेठी सीट है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। देखिए अर्पिता, हर टीम चाहती है कि पिच उसकी फेवर में हो, लेकिन सिर्फ पिच फेवर में होने से मुकाबले नहीं जीते जाते। आपको अच्छा प्रदर्शन भी करना होता है और असली खिलाड़ी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित करे, क्रिकेट हो या फिर सियासत। बिल्कुल। और वैसे विक्रांत, चयन भी कंडीशन के हिसाब से देखिए टीम का होता है। अगर मुकाबला टफ हो तो कप्तान के लिए प्लेइंग 11 चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी चुनौती से इस वक्त अखिलेश यादव जूझ रहे हैं, जहां वो बार बार प्रत्याशियों को ही बदल रहे हैं। अब देखिए, मेरठ सीट पर अखिलेश यादव ने तीसरी बार प्रत्याशी बदला है। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, जिसके बाद सरगना से विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया। अब अतुल प्रधान की जगह पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मेरठ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जहां बीजेपी की ओर से रामायण के राम अरुण गोविल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बागपत सीट पर भी नामांकन से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिया। मनोज चौधरी को टिकट उनका काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया और ब्राह्मण कार्ड खेलने की यहां पर सीधे तौर पर कोशिश उनकी दिखी। अब इसी तरह आप ले लीजिए बदायूं सीट, वहां पर भी खेल फंसा हुआ है। यहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक से प्रस्ताव पास किया गया कि सीट पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए, जिसकी इच्छा खुद शिवपाल भी जता चुके हैं। अब अगर आदित्य को टिकट दिया जाता है तो बदायूं सीट में ये तीसरा बदलाव होगा, क्योंकि शिवपाल से पहले भी बदायूं सीट से एसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। इससे पहले अब फिर चलिए मुरादाबाद सीट से, क्योंकि यहाँ एसपी ने अपना प्रत्याशी बदला था, जहां एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दिया गया था। ये भी बहुत दिलचस्प फाइट थी वहां पर, क्योंकि वो पहले नॉमिनेशन कर दिए थे, बाद में वहां पर वो पहुंचती है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अब कन्नौज सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, जहां से अखिलेश यादव के लड़ने की अटकलें हैं। लेकिन खबरों की माने तो यहाँ भी अखिलेश गुगली डाल सकते हैं और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को यहाँ से टिकट मिल सकता है। यानी एसपी को गठबंधन में 63 सीटें मिली हैं, जिसमें अब तक कुल 8 जगहों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। इनमें से 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिनमें कई बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। सीटों पर जारी इस कंफ्यूजन पर क्या दलीलें दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, अब जरा वो भी सुनिए। बात करें तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, उनके लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं और सभी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, विधायक सभी मिलके, पूर्व विधायक सभी मिलके आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है, उनको सबको ये है कि अभी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं और आगे कोई भी आएगा तो उनको कोई, क्योंकि पार्टी यहाँ पे सिंबल के ऊपर और पार्टी के ऊपर चुनाव हमेशा लड़ा है। प्रत्याशी कोई भी रहा हो, जो हमारा कार्यकर्ता है या बूथ लेवल का हम लोग का कार्यकर्ता है, उसने हमेशा पार्टी के लिए वोट डलाने का काम किया। समाजवादी ने नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और उस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी केवल जिताऊ प्रत्याशी पे ही दांव लगा रही है। वैसे क्रिकेट के मैदान में भी ऐसे ही होता है, क्या मैदान में जाकर टीम बदल सकते हैं, लेकिन जब टॉस हो जाए उसके बाद क्रिकेट में टीम नहीं बदली जाती। और आज एक और मुकाबला है, गुजरात बनाम पंजाब। पंजाब कभी जीता नहीं है इस बड़े मुकाबले को, और अब देखते हैं कि गुजरात क्या करता है। तो स्पोर्ट्स तक हमारा यूट्यूब चैनल अर्पिता, आप मिड इनिंग शो वहां पर लाइव देख सकते हैं, और साथ ही साथ जब रात को मैच खत्म होता है तो आइए थोड़ी सी मस्ती वहीं पर करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।